अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, हालिया बारिशों और सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला को अपनी लपेट में ले रखा है और तबाही के जो विजुअल्स और मनाजिर सामने आ रहे हैं, हर आंख अश्कबार है। पीटीएम के जारी करदा फिगर्स के मुताबिक अब तक 358 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं और इन तबाहकुन बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी सूरत हाल ने बेशतर मुकामात, बेशतर मकानों, घरों और मार्केटों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आने वाली इस तबाही ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे कि खातिर खा इक़दाम उठाए जा सकते। इंसानी जानों का बड़े पैमाने पर होने वाला ज़िया ये बताता है कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को लेकर आज भी हमारी तैयारी सिफर है और हुकूमती सतह पर इक़दाम उठाने में मुकम्मल तौर पर हम नाकाम रहे हैं। गो के मुश्किल की इस घड़ी में तमाम पाकिस्तानी साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाए हैं, तमाम सूबे इस वक्त यकजा हैं और हम पूरा पाकिस्तान जो है खैबर पख्तूनख्वा के साथ खड़ा है। ये तबाही जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त आ रही है, ये पाकिस्तान में आ रही है और हम किसी को भी इस मुश्किल की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ सकते। चंद फिगर्स मैं आपके सामने रख देता हूं। 45 अफराद जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में अभी लेटेस्ट ये अपडेट्स है कि वो लुक़मा अजल बने हैं और अमवात की मजमूई तादाद 358 तक पहुंच गई है। मशीर सेहत एहतशाम अली के मुताबिक सैलाब से गुज़श्ता 24 घंटों में 33 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और हंगामी बुनियादों पर मुतासरा इलाकों में खदमात फराहम की जा रही हैं। 181 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं और 100 के करीब अफराद जो है वो लापता है। सूबे के मुख्तलिफ अजला सवात, बुनीर, बाजोड़, मानसहरा, शांगला, दीर और बाटाग्राम और सवाबी में बारिशें इस वक्त भी जारी है और जाबहक अफराद में 287 मर्द, 41 खवातीन और 30 बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 144 मर्द, 27 खवातीन और 10 बच्चे शामिल हैं। मजमूई तौर पर 780 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 431 घरों को जुज़वी और 349 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुके हैं। और सैलाब से ज्यादा मुतासरा जिला बुनीर में अब तक मजमूई तौर पर 225 अफराद के लुक़मा अजल बनने की इत्तलात सामने आ रही हैं। पीटीएम के मुताबिक 17 से 19 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का जो इम्कान जाहिर किया गया था और बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद इंसानी जानों के ज़िया ने पूरी कौम को सोगवार कर दिया है और हम दुआ गो हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आने वाली ये तबाही रुक सके। लेकिन मौजूदा ऑन ग्राउंड अभी हुकूमत की जानिब से और इदारों की जानिब से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इस हवाले से कौन कौन से जो फोर्सेस हैं वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और रेस्क्यू का सिलसिला कहां तक पहुंच चुका है, इस पर हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सवात से सीनियर सहाफ़ी सुबहार अल्लाह ने, जो कि इस अफसोसनाक सैलाबी सूरत हाल और शदीद बारिशों की बाकायदा कवरेज कर रहे हैं और इन तमाम अजला में जहाँ पर बारिशों ने तबाही मचाई है, अमवात का सिलसिला जारी है, यहाँ पर इस वक्त मौजूदा करंटली क्या सूरत हाल है, कौन कौन से इदारे शहरियों की इमदाद के लिए और ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए इस वक्त फील्ड में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सुबहान आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि 17 से 19 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई थी, अब 21 अगस्त तक बारिशें जारी रहेंगी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में। अभी ऑन ग्राउंड एक्चुअल पोजीशन क्या है? जी बिल्कुल इस तरह है कि स्वात में हालिया बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। हर गुजरती दिन के साथ नुकसानात और मुतासिरीन की मुश्किलात बढ़ती जा रही है। मिंगोरा शहर और गर्दनवा में सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि दर्जनों इमारतें रहने के काबिल नहीं रही हैं। घरों के अंदर मलबा और गंदगी जो है वो जमा है, जिससे मुतासिरा खानदान खुले आसमान तली जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। दूसरी तरफ मुतासिरीन का शिकवा है कि हुकूमत और इंतजामिया से ताहाल कोई खातिरख्वाह इमदाद नहीं पहुंची है। लोग बूंद बूंद पानी और खाने की एक नवाली के लिए तरस रहे हैं। मुखैर हजरात और फलाही तंजीमें रोजाना फराहम कर रही हैं, लेकिन हुकूमत ने अभी तक न खाना पहुंचाया है और न कोई मशीनरी पहुंचाई है ताकि हमारी
मुश्किलात में जो है वो आसानी आ सके। मुतासिर इलाकों में सफाई की फुकदान है, और सफाई की फुकदान की वजह से 22 बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। कई मकामात पर मुतासिरीन ने एहतजाज भी किया है, सड़कें भी ब्लॉक की है और इंतजामिया से फौरी सफाई ऑपरेशन शुरू करने का मुतालिबा किया है। अच्छा, आवाम का मुझे कहना है कि सुभान साहब, थोड़ा सा मैं आपसे मोहल्ले वकूफ़ भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप तमाम मामलात की कवरेज कर रहे हैं इन इलाक़ों में। मुख्तलिफ़ अज़ला जिनमें सवात है, बुनीर है, शांगला है, ये सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाक़ों में शामिल हैं। किस नौयत की तबाही इस वक्त आप देख रहे हैं इन अज़ला में? जो विजुअल सामने आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं, वो तो इंतहाई तकलीफदेह है कि घर, मकान और मार्केटें मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, इस तरह है कि इंतजामिया ने जो रिपोर्ट जारी की है, तो हालिया सैलाब से इस वक्त में जो तबाही मची है, तो इसमें तकरीबन 20 अफराद जो है वो जान बाख हो गए हैं और कई जख्मी हो गई हैं। और सैकड़ों मकानात जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। लोगों की घरों से जो सामान है वो सैलाब में दरियाई-बुर्द हो गए हैं। लोग बहुत ज्यादा मुश्किलात में हैं। हम देख रहे हैं कि वो इमदादी कार्रवाइयों में अपनी मदद के तहत कार्रवाइयाँ कर रही हैं। हुकूमत की तरफ से कोई खतरफा कार्रवाई जो है वो नजर नहीं आ रही। लोग इंतहाई मुश्किलात में हैं। बारिश का भी खर्चा है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश शुरू हो गई, तो जब हमारी मुतासिरीन से बात हुई तो उनका कहना है कि एक तो हमारी नुकसान भी हुआ है और घरें जो है वो तबाह हो चुके हैं। हमारी सरों पे छत नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम बेघर हो चुके हैं। तो इस तरह मुतासिरीन की मुश्किलात जो है वो रोज बरोज बढ़ रही हैं। और दूसरी तरफ अगर हम कारोबार की तरफ देखें तो कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। चीना मार्केट जो स्वाद का सबसे बड़ा मार्केट है, खवातीन की मार्केट है, और इसमें सैकड़ों दुकानें जो है वो बिल्कुल सैलाब की जद में आ चुके हैं। कारोबार की जितनी भी दुकानों में सामान थे वो दरियाई-बुर्द हो गए हैं और ताजिर बिरादरी भी जो है वो काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बारिशों का भी अंदाजा है, 7 सितंबर तक बारिशों का पेशनगोई जो है वो की गई है। तो लोग जो है वो इंतहाई परेशान अभी ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल आप बता रहे हैं इंतहाई इस वक्त तकलीफदेह है। खैबर पख्तूनख्वा के अजला पानी में मुकम्मल तौर पर बह चुके हैं। ऑन ग्राउंड कौन कौन सी फोर्सेस इस वक्त मौजूद हैं जो कि जख्मियों को भी मेडिकल एड प्रोवाइड कर रही है, जो कि मलबा हटाकर जख्मियों को निकाल रही है, या पानी को निकालने के लिए इक़दाम उठा रही है? अमली तौर पर कौन कौन सी फोर्सेस है इस वक्त इन अजला में? इस वक्त मैंने जो फील्ड में देखा है कवरेज करते हुए, तो यहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन सबसे ज्यादा जो है वो फाल नजर आ रही है, और इसके साथ साथ बादशाह खान ट्रस्ट और मेहर फाउंडेशन जो मकामी स्वाद का एक नौजवान ये फाउंडेशन चला रहा है। और लोग जो है लोकल लोग जो है वो मुतासिरीन का खातिरख्वाह ख्याल रख रहे हैं, इनके लिए खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं और पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं और घर घर तक जो है वो पहुंचा रहे हैं। ठीक है सुभान, ये बताइएगा कि इस मुश्किल घड़ी में तमाम सूबे खैबर पख्तूनख्वा के साथ खड़े हैं और हम किसी सूबाई लसानी या किसी भी तफरीक में जाए बगैर खैबर पख्तूनख्वा के ना सिर्फ साथ है बल्कि अमली तौर पर भी, जिस तरह से पंजाब ने ऑफर किया कि हम खैबर पख्तूनख्वा के लिए तमाम तर रिसोर्सेज, तमाम तर जो फैसिलिटीज हैं वो पेश करते हैं। अमली तौर पर आप क्या देख रहे हैं PDMA का या NDMA का या जो डिजास्टर मैनेजमेंट के दूसरे सूबों के इदारे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में किस हद तक फाल है इस मुश्किल घड़ी में? जी इस तरह है कि लोकल लोग इस तरफ से पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है उनकी इमदादें जो है वो तो स्वास्थ्य मुतासिरीन के लिए पहुंच रही हैं। NDMA अभी अभी थोड़ी देर पहले जो है ना वफाकी वजीर तवानाई अवेश लगारी ने स्वाद का दौरा किया है और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ जहाँ पर सैलाब आई हैं तो उनका मौक़िफ़ है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं और
तमाम मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। रोडों को इंशाल्लाह क्लियर किया जाएगा और जल्द अज जल्द बिजली का काम जो है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो बाकी जो है वो इसके अलावा हमने ना वफाकी कोई वजीर देखा है, ना हमने कोई और बंदा जो है सियासी या बड़ा शख्सियत जो है वो हमने देखा है। यहाँ पर जो हमारी मुंतखब नुमाइंदगान है वो भी सिर्फ फोटो सेशन के लिए आते हैं और जाते हैं। बाकी ग्राउंड पे कोई इस तरह इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो न हुकूमत की तरफ से हमें नजर आ रही है और न इन मकामी नुमाइंदों की तरफ से जो है कोई इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन, सैलाब की सूरत हाल पर हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तूफानी बारिशों और क्लाउड बर्स्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजलाब में तबाही मचा रखी है। बुनीर, सवात, शांगला और दीगर अजला इस वक्त पानी में डूब चुके हैं और इस पानी ने 358 अफराद को लुक़बा अजल बना दिया है, जबकि 100 से ज़ायद अफराद के लापता होने की इतलात है, जिनकी तलाश का काम इस वक्त जारी है। अभी हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में वक्फे से पहले, सवात से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जो मकामी सहाफ़ी है सुभान अल्लाह वो मौजूद हैं और उनसे हम इस मौजूदा सूरत हाल पर मज़ीद बात करेंगे। सुभान, इंतहाई अनफॉर्चुनेट है तमाम तर ये सूरत हाल, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर अवैस लगारी के सिवा अभी तक किसी वफाकी वज़ीर ने दौरा नहीं किया, और जिन आपने तंजीमों का नाम बताया वो भी प्राइवेट है, जो यहाँ पर अपनी मेडिकल एड के सिलसिले में या अपनी खदमात फराहम करने के सिलसिले में मौजूद हैं। ये बताइएगा कि पानी ने नुकसान पहुँचाया जिन घरों को, पानी को निकालने के लिए या जो लापता अफराद है उनको तलाश करने के लिए अब तक क्या इक़दाम उठाए गए हैं? जी, इस तरह है कि तमाम लाशों को निकाल दिया गया है। तकरीबन 20 अफराद जो है इस सैलाबी रेले में और बारिश में जो जान बाग हुए थे, तो कई अफराद जो है वो जख्मी हुए थे। कोई इस तरह नहीं है कि इस सैलाबी में रेले में लापता है। सब की सब लाशें जो है वो बरामद कर चुकी है और लवाहिकीन की हवाले कर दिया गया है। ठीक है, अब देखें कि 2025 में बाकायदा तौर पर वेदर फोरकास्ट होता है और कई महीने पहले भी मालूम होता है कि क्या मौसम की सूरत हाल बन सकती है। गो के क्लाइमेट चेंज एक बड़ा चैलेंज है, यकीनी तौर पर बहुत से मसाइल से पूरी दुनिया दो चार है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में क्या कोई ऐसा पहले अलर्ट जारी नहीं किया गया था या नकल मकानी के लिए कुछ इक़दाम उठाए जा रहे थे, या बिल्कुल तवज्जो इंतज़ामिया की जानिब से दी ही नहीं गई सिरे से? जी, इस तरह है कि जब स्वात में वो सानिया आया था, दरिया में जो लोग डूब गए थे, तो इसके बाद जो है दिल्ली इंतजामिया भी फ़हाल है, वक्तन फौक्तन लोगों को आगाह भी करते हैं और अलर्ट भी जारी करते हैं। जिस तरह आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का पता नहीं चलता, बारिश का कभी इम्कान होता है तो बारिश जो है वो नहीं होती, और जब बारिश का इम्कान नहीं होता तो फिर इंतहाई ज्यादा बारिश जो है वो होती है और अचानक मुख्तलिफ जगहों से नदी नालियाँ और दरियाई स्वात की बहाव में इजाफा होता है। तो इंतजामिया की तरफ से तो ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया था, लेकिन इस तरह है कि स्वात में मिंदौरा शहर में जिस मकाम पर ये तबाहकारियाँ हुई है सैलाब की वजह से, तो ये कई बरसों से जो है ना यहाँ पर आबाद है। ये एक बरसाती नाली किनारे जो है आबाद है, तो हर साल जब भी सैलाब यहाँ पर आता है तो इन लोगों को ज्यादा नुकसान पहुँचता है। अभी हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं या जो MPAs MNAs आते हैं या जितने भी हमारे मशरान लोग हैं, तो उन्होंने इस चीज पर कभी भी नहीं सोचा है कि अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो खतरात हमें लाहक है, तो इसके लिए हम मुतबादिल क्या कर सकते हैं और क्या प्लान कर सकते हैं। तो इस पर किसी ने भी नहीं सोचा है अभी तक।
बस फोटो सेशन के लिए ये लोग आते हैं, फोटो सेशन करते हैं और बाकी वापस चले जाते हैं। इस तरह होना चाहिए कि इसके लिए एक मुकम्मल जामिया प्लान जो है वो बनाएं, और ताकि आइंदा वक्तों में जब खुदा न खास्ता कोई खतरात हो सैलाब की, तो ये लोग जो है ये बच सके। क्योंकि बरसाती नाली के किनारे और दरिया स्वात के किनारे आबादी इतनी बढ़ गई है कि उसको हटाना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया है। इसके लिए मुकम्मल जामिया प्लान जो है वो बनाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह सवाद से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, जो तमाम इन सैलाबी बारिशों और उससे पैदा होने वाली तबाहकारियों की मुसलसल और गुज़श्ता चंद दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है और दुनिया के बेशतर ममालिक इस चैलेंज से निबर्द आज़माएं। अमेरिका, यूरोप के ममालिक और दीगर जो ममालिक हैं वो इस हवाले से एक हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं कि हमने गर्मी की शिद्दत जो कि जंगलात में आग तक लगने का बायस बनती है, और फिर उस पर सर्दी की शिद्दत है कुछ ममालिक में, और फिर एक तूफ़ानी बारिशें और सैलाबी बारिशें हैं, और ये तमाम तर जो हीट वेव के बाद माहौल पैदा होता है, ये क्लाइमेट चेंज और आने वाली शिद्दत से निबर्द आज़मा होने के लिए तमाम ममालिक हिकमत अमली तय कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन पाकिस्तान में इस सीरियस थ्रेट को और इस बड़े चैलेंज को उस तरह से संजीदगी से नहीं लिया जा रहा जितनी संजीदगी से इस थ्रेट को लिया जाना चाहिए। और ये खैबर पख्तूनख्वा में जो तबाही आई है, इस हवाले से अगर पहले ख़बर होती तो ये सैकड़ों जानों का ज़िया मिनिमाइज़ यकीनी तौर पर किया जा सकता था। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे ऑटो पॉलिसी के हवाले से और गाड़ियों की कीमतों को लेकर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर जो कुछ तब्दीलियाँ आई हैं हालिया चंद दिनों में, उस पर हम तफसीलन बात करेंगे। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजूहात और मुहर्रिकात है कि गाड़ियां सस्ती होने के बजाय महंगी हो चुकी हैं। वारूफ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट तारिक महबूब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब जो सुजुकी की गाड़ियां हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, एक आम पाकिस्तानी की सवारी है, उसकी कीमत में फिर हालिया इजाफा हो गया है और क़ुव्वत ख़रीद से मुसलसल बाहर होती जा रही है। लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में कमी रूनुमा हुई है। बजट की पॉलिसी से तो बिल्कुल मुख्तलिफ इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया जी आपका। दरअसल हमारी जो पॉलिसी है, ऑटोमोबाइल की पॉलिसी हो या कोई भी ऐसी पॉलिसी हो जो कि बिज़नेस से रिलेटेड हो, वो हमारे पाकिस्तान में कभी भी स्टेबल नहीं रही। हर आने वाले बजट में तब्दील कर दिया जाता है, नए टैक्सेस लगा दिए जाते हैं और बग़ैर किसी सोच समझ के, बग़ैर किसी जो है वो चैम्बर से मशवरा किए जो है वो किसी भी किस्म का टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अब इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी ये इल्ज़ाम लगता है इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर, जबकि इंपोर्टेड गाड़ी जो है वो इंपोर्टेड नहीं है। IMF ने जो मुतालबा किया उसके ऊपर से लेवी को ख़त्म करने के लिए, RD जिसको हम लोग लेवी कहते हैं, वो ख़त्म करने का इस वजह से मुतालबा किया क्योंकि एक गाड़ी पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भिजवा रहा है और वो ज़र मुबादला की सूरत में $7 भिजवा रहा है, और ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर ड्यूटी जो है वो आपकी 50 या 100% है, उस पर तकरीबन 400% से ऊपर ड्यूटी दी जा रही है, जो कि 1800 सीसी से ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनकी ड्यूटी 400% से ऊपर चली जाती है। वो गाड़ियाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी एज एन एसेट पाकिस्तान में भिजवाते हैं और उनकी ड्यूटी की रकम को डॉलर की सूरत में रेमिटेंस के तौर पे पाकिस्तान में भिजवा रहे हैं। वो गाड़ी किस तरह से इंपोर्टेड हो सकती है? वो तो गाड़ी जो है वो तो ज़र मुबादला लेकर आ रही है। अब उस पॉलिसी के अंदर चूँकि IMF ने हमारी जितने भी ये पॉलिसियाँ थी उनका बखूबी उन्होंने जायज़ा लिया और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो किसी भी सूरत लेवी का या RD का इनकाद नहीं हो सकता, तो इसको आप लोग ख़त्म करें। अब गवर्नमेंट ने एक नया तरीकाकार निकाला कि क्यों ना हम कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ कर दें और जो शख्स कमर्शियल इंपोर्ट करना चाहे वो उस पर 40% RD एक्स्ट्रा पे करे और वो गाड़ी को इंपोर्ट कर ले। बेसिकली जो RD है वो रेगुलेटरी ड्यूटी वो इंपोर्टेड गाड़ी पे इंपोर्टेड करके लगाई हुई थी, जबकि वो गाड़ी यहाँ पर कमर्शियल इंपोर्ट नहीं हो रही, वो गाड़ी यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी एज अ पर्सनल बैगेज या ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंसी या गिफ्ट स्कीम के ज़रिए पाकिस्तान में भिजवा रहे थे और उसकी ड्यूटी की रकम भी वही लोग बाहर से भिजवाते थे जो कि यहाँ डॉलर लेकर आते थे। अब उसके ऊपर इतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है
लेकिन जो आरडी उस पर लगी है वो नाजायज़ थी। अब उसको बतदरीज ख़त्म करना है 5 सालों में, यानी कि वो 90% थी तो उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि इस साल जब बजट अनाउंस किया है तो उसमें हाइब्रिड गाड़ियाँ, जो यहाँ की लोकल भी असेंबल जो गाड़ियाँ हो रही थी, जो सीकेडी यूनिट्स थे, जो कि जिसके पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं, उन पार्ट्स का डॉलर बाहर भेजा जाता है, फिर उनको यहाँ पर असेंबल किया जाता है, तो उन गाड़ियों के ऊपर जो यहाँ पर सेल टैक्स था वो 8.5% था, उसको भी 18% कर दिया, एक ही स्लैब कर दिया। और जो छोटी 660 सीसी गाड़ियाँ या 1000 सीसी गाड़ियाँ थी जिनमें 12.5% था, उसको भी 18% सेल टैक्स करके, तो वो भी तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपए छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी 4 6 लाख रुपया उन गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। हाइब्रिड गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में मोस्टली जो लोग उस तरफ जा रहे थे, ट्रेंड बना हुआ था, उसके ऊपर भी तकरीबन 6 से 8 लाख का इजाफा किया। लेकिन तारिक साहब, जो हालिया बजट है और जिस दौर से हम गुजरे हैं उसमें तो हुकूमत ने बड़ी मुस्बत तब्दीलियां सामने रखी अवाम के और बड़ी खुशखबरियां सुनाई। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई, कस्टम ड्यूटी को सीकेडी किड्स पर घटाया गया, एडिशनल कस्टम ड्यूटी में कमी की गई, रेगुलेटरी ड्यूटी जिसे आरडी कहते हैं मुकम्मल तौर पर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, और खास तौर पर जो छोटे इंजन हैं 660 और 1000 सीसी उन पर तो बड़ा रिलीफ दिया गया, कुछ टैक्सेस भी लगाए गए। तो कंपनियों ने खुद से गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं, हुआ आखिर क्या है? देखिए रुखसान साहब, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि सिर्फ जो है वो आवाम को खुश करने के लिए दी जाती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं इनको अपना अगले साल का नहीं पता होता कि इन्होंने अगले साल भी रुकना है या नहीं रुकना, उन्होंने अगले साल बजट पेश करना है या किसी और ने आके इनकी जगह बजट पेश करना है, तो वो किसी किस्म का इस्लाही बजट नहीं पेश करते। कोई बंदा अगर बिजनेसमैन यहाँ पे गाड़ियों का बिजनेस करना चाहे या सोलर का बिजनेस करना चाहे, प्लांट लगाना चाहे, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहे, गाड़ियों के पार्ट्स बनाना चाहे, बना के एक्सपोर्ट करना चाहे, तो वो यहाँ कभी भी फैक्ट्री नहीं लगाएगा। क्यों कि हर साल इनकी पॉलिसी, हर साल टैक्सेस चेंज होते हैं, जब दिल करता है बजट के दौरान चेंज कर देते हैं, सेमी बजट के दौरान नए टैक्सेस लगा देते हैं। तो जब आप एक स्टेबिलिटी नहीं देते अपनी पॉलिसीज़ में, जब तक आप एक पॉलिसी का फैसला करके सारे उस पर लिख नहीं देते कि अगले 5 साल के लिए यही पॉलिसी रहेगी, भाई आपने इंडस्ट्री लगानी है, आपने फैक्ट्री लगानी है, आपके टैक्सेस इतने रहेंगे, ये बजट के अंदर बढ़ेंगे नहीं, जो बिज़नेस करना चाहे वो यहाँ पर खुश आमदीद बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तान में आए, आके इंडस्ट्री लगाना चाहे, अपने मुल्क के लिए लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं, जब तक वो लोगों को एक हम लोग फ्री हैंड नहीं देंगे कि भाई आपकी ये 5 साल के लिए हमने पॉलिसी बना दी है, अब आप यहाँ पर आए, नया बिजनेस शुरू करें, ये जो बजट्स में जो टैक्सेस लग चुके हैं अगले 5 साल तक ये पॉलिसी आपकी फिक्स हो चुकी है, तब तक काम कैसे चलेगा? करते क्या है कि जब बजट की तकरीर होती है उसके अंदर बड़ी खूबसूरत सी बातें, खुशाइन किस्म की गुफ्तगू करके, कोई नई से नई चीज़ें शामिल करके, जिस तरह एक दफ़ा आज से कोई 2017 में इन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि जी 1200 से नीचे हाइब्रिड गाड़ी पे ड्यूटी माफ़ कर दी। अब हम पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया ढूंढ के थक गए कि 1200 सीसी से नीचे हाइब्रिड गाड़ी है ही कोई नहीं। जितनी भी गाड़ियां आती हैं वो 1300, 1400, 1500 सीसी से ऊपर हाइब्रिड गाड़ी आती है। तो उन्होंने जनाब एक बजट के अंदर तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि जी 1200 सीसी से नीचे हाइब्रिड गाड़ी पे ड्यूटी ज़ीरो कर दी गई है, और वो कोई भी गाड़ी नहीं थी। उसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी का कहा कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ी पे ड्यूटी जो है वो ज़ीरो कर दी जाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने सिर्फ 20% कर दी। अब जिस इलेक्ट्रिक गाड़ी पे ये लोग 20% ड्यूटी का कहते हैं, उसकी अगर आप टोटल ड्यूटी टैक्सेस को मिलाएं तो वो 110% बनती है। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर भी जो है वो 100% ड्यूटी ले रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो बंदा बाहर से अपने किसी प्यारे को गाड़ी भेजना चाहे, ज़र मुबादला के तौर पे, एसेट के तौर पे बाहर से डॉलर भिजवाना चाहे, तो वो बेचारा भी नहीं यहाँ पे गाड़ी भिजवा सकता। जो यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री वाला बैठा हुआ है उसकी बिजनेस करने के लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। जो गाड़ियों की फैक्ट्रियाँ लगाने वाली, जो चाइना के साथ बड़े बड़े मुआहदे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में उनको वेलकम किया जा रहा है कि आप यहाँ पर नए ब्रांड्स को मुतारिफ करवाएं पाकिस्तान में, वो लोग परेशान हैं। यहाँ पर नए मॉडल नहीं वो लोग यहाँ पर मुतारिफ करवा रहे कि कोई पता नहीं है कि आज वो गाड़ी का रेट, अगर फर्ज करें किसी गाड़ी का 40 लाख रुपया रेट है, तो ये कंफर्म नहीं है कि अगले साल भी बजट तक इसका रेट 40 रहेगा या वो 45 या 50 की हो चुकी होगी। इस वजह से पाकिस्तान में बिजनेस करना इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। ठीक है, ये तो आपने एक कारोबारी शख्स की मुश्किलात बताई। यकीनी तौर पर इस वक्त जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात है, टैक्सेस की वजह से या महंगाई की वजह से और आवाम की अदम दिलचस्पी की वजह से, मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बुनियादी सवाल जिस तरह से मैंने आपसे किया कि हुकूमत की तरफ से
ऐलान किया गया, लेकिन फिर भी गाड़ियां महंगी हुई सस्ती होने की बजाय। और हमने देखा है कि जो इंपोर्टेड गाड़ियों के हवाले से जितना प्लान हुकूमत की तरफ से वाजे किया गया उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अब आने वाले चंद सालों में या चंद महीनों में आप बतौर एक्सपर्ट क्या देखते हैं कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो इसी तरह से फ्लरिश करेगी, उसको बूम मिलेगा, सड़कों पर लोकल गाड़ियां ही दिखाई देंगी, या इंपोर्टेड जो छोटी गाड़ियां हैं वो भी हमें सड़कों पर ज्यादा दिखाई दे सकती है? जैसे माजी में हमने देखा कि एक वक्त था कि हर जगह जापानीज गाड़ियां थी, इंपोर्टेड गाड़ियां में दिखाई देती। देखिए जी, बड़ी आपने जो है वो बड़ी गहरी बात की है। ये अप्रैल में गाड़ियों की प्राइसेस जो हैं वो जो लोकल असेंबलर से उन्होंने नीचे करना शुरू कर दी। क्यों? कि जितनी भी गाड़ियों की प्राइसेस थी वो ऑलरेडी इतनी पीक पर जा चुकी थी कि ख़रीदार की कुव्वत ख़रीद से बाहर थी। एक एक गाड़ी पे 18-18, 20-20 लाख रुपया कंपनियों ने प्राइसेस को नीचे करना शुरू कर दिया था कि जो गाड़ियां माइनस पे बिक रही थी उनकी इनवॉइसें नीचे कर दी कि ये गाड़ियां थोड़ी सी इनकी शायद मार्केट में कुछ सेल बढ़ जाए। हालांकि इससे ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है। जून में बजट आया और वही गाड़ियां जो 18 से 20 लाख रुपए सस्ती की थी उन पे दोबारा सेल टैक्स बढ़ा दिया गया और वो गाड़ियां दोबारा 4 से 6 लाख रुपया मजीद महंगी कर दी गई। एक तो मार्केट में लोकल गाड़ी का बायर कोई नहीं है, लोकल मार्केट कैसे चलेगी? आप लोकल मार्केट पे, लोकल इंडस्ट्री पे टैक्स इतना लगा देते हैं कि वो लोग यहाँ पर असेंबल करके तो वो हमें बेचने में मजबूर है, उसको वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते कि वो गाड़ी इतनी महंगी उनको कॉस्ट करती है कि वो गाड़ी बना के तो वो मजबूरन हमारे पीछे पीछे जो है वो गाड़ियां बेच रहे होते हैं। फिर वो दुश्मन बन जाते हैं इंपोर्टेड गाड़ी के कि यार अगर ये इंपोर्टेड गाड़ी बंद हो जाती तो शायद हमारी ये लोकल गाड़ी बिक जाती। लेकिन लोकल गाड़ी की क्वालिटी इतनी डाउन है कि हमसे शायद को गाड़ी भी नहीं लेना चाहता। होता क्या है, हर 6 महीने बाद कोई बड़ी कंपनी, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, वट एवर जो भी है, कोई ना कोई 40-50 यूनिट बना के उसको जापान एक्सपोर्ट करके तो उसके बाद हर चैनल पे खबर चला देते हैं कि जी इन्होंने 40 गाड़ियां एक्सपोर्ट कर दी, अब पाकिस्तान की गाड़ियां एक्सपोर्ट हुआ करेंगी। अगर पाकिस्तान इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना सकता, इतना बड़ा एक्सपोर्टर होते, ये लोकल जो माफिया बैठा हुआ है यहाँ पे, लोकल गाड़ियों का जो असेंबलर बैठा हुआ है, अगर ये इतना बड़ा जो है वो एक्सपोर्टर है तो इनको तो कोई मसला नहीं है। ये पाकिस्तानी अवाम को ना मजबूर करे अपनी गाड़ी खरीदने में। भाई हम नहीं खरीदना चाहते। आप जो कचरा बनाते हैं, जो आप 3rd क्लास, लो क्लास गाड़ियां बनाते हैं यहाँ पर, जिसके 3 डब्बा होता है, ना उसके इंजन की वारंटी है, ना उसकी सस्पेंशन की क्वालिटी है, ना उसकी सीट्स की क्वालिटी है। अगर अवाम नहीं पसंद करती, अवाम चाहती है इंपोर्टेड गाड़ी लेना, तो भाई आप अपनी गाड़ियां इतनी अच्छी हैं तो आप उनको एक्सपोर्ट करें बाहर। लेकिन वो भी क्या करें, उनकी भी मजबूरी है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जो उसके ऊपर टैक्सेस इस तरह के लगाए जाते हैं कि अगर वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वो टैक्स का रिफंड भी नहीं ले सकते, और अगर वो उसको असेंबल करते हैं बाहर भेजने के लिए तो बाहर के ममालिक हमारी गाड़ियों की क्वालिटी को इतना पसंद नहीं करते कि वो गाड़ियाँ हमसे ख़रीदें। तो अगर आप ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में लोकल जो मार्केट है, लोकल असेंबल जो गाड़ियाँ हैं, उनका क्या फ्यूचर है, तो मैं आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, ये पिछले 3-4 साल से यही चल रहा है कि ये जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे लोकल असेंबल होती हैं, जिसको हम लोग CKD यूनिट्स कहते हैं, इनकी मार्केट दिन ब दिन डाउन हो रही है। और लोग सिवाय चंद एक जो छोटे मॉडल्स हैं जो कि यहाँ पर उबर करीम पे, टैक्सी पे, इन ड्राइव, यांगो पे चलते हैं, सिवाय उन गाड़ियों के मार्केट में और कोई भी गाड़ी की खरीदो फरोख्त आने वाले दिनों में भी नहीं होगी। जो नए मॉडल्स इस वक्त चाइना इंट्रोड्यूस करवा रहा है, उनकी कीमतों की स्टेबिलिटी ना होने की वजह से लोग इसलिए डरते हैं कि यार या तो हम ये ले लेंगे तो ये बढ़ जाएगी, तो या ये नीचे आ जाएगी, तो या ये बिकेगी नहीं। तो इसलिए जो मार्केट से इन्वेस्टर है वो भी जा चुका है और उसने अपने पैसे जो हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से निकाल लिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और मारूफ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट तारिक महबूब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, दोबारा मुलाकात होगी। रुखसान मीर को दे न्यूज़ फीड से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।